ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। वक्त महादंगल का और महादंगल की शुरुआत इस सवाल के साथ, क्या दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को सरकार के विरोध का अड्डा बनाया जा रहा है? इस सवाल के पीछे की वजह वो नारेबाजी है जो बीती रात जेएनयू कैंपस में साबरमती हॉस्टल के सामने हुई है। आपको बता दें, दावा किया जा रहा है, खासकर बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है, दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत ना मिलने के विरोध में कुछ छात्र इकट्ठा हुए थे। इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी हुई है। नारेबाजी का एक 35 सेकंड का वीडियो है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके आधार पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि यह विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि छात्रों की आड़ में राष्ट्र विरोधी विचारधारा का प्रसार है, और जो लोग ये नारा लगा रहे हैं उन्हें राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का विचारधारा के आधार पर समर्थन मिल रहा है। वहीं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का पक्ष आया है। 5 जनवरी 2022 को कैंपस में हिंसा हुई थी। तब कुछ नकाबपोश लोग जो कैंपस में घुसे थे और कैंपस में घुसकर 3 हॉस्टल्स में छात्रों को निशाना बनाया था। हर साल उस घटना की बरसी पर छात्र उस घटना की निंदा करने के लिए इकट्ठा होते हैं और बीती रात भी उसी घटना का विरोध हो रहा था। इस दौरान जो नारेबाजी हुई वो वैचारिक थी, व्यक्तिगत नहीं। अब इस घटना से जुड़ा एक और पक्ष लेफ्ट समर्थित छात्र संगठन है आइसा। आइसा ने पोस्टर जारी किया है जिसपे लिखा है, उमर खालिद शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिली और बाकी आरोपियों को मिली, इसीलिए दोनों को जमानत न देना न्याय के साथ अन्याय है। यह फैसला लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खराब मिसाल बनेगा क्योंकि देश में नागरिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। तो नारेबाजी को लेकर जेएनयू प्रशासन ने भी अपना पक्ष रख दिया और कहा, इस पूरे मामले पर जो नारे लगाए गए वो साफ सुनाई दे रहे थे, जानबूझकर लगाए गए, बार बार दोहराए जा रहे थे, जिससे ये पता चलता है कि ये कोई अचानक से या अनजाने में की गई नारेबाजी नहीं है बल्कि जानबूझकर सोच समझकर किया गया एक गलत काम था। इसके जरिए जेएनयू के शांतिपूर्ण माहौल की जानबूझकर खराब करने की कोशिश की गई। जेएनयू प्रशासन ने दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए एक चिट्ठी भी लिख दी है। तो अब सवाल है, क्या जेएनयू कैंपस में देश की न्यायपालिका और देश की सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है? छात्रों को उसका जरिया बनाया गया है? कोर्ट के फैसले की आड़ में सरकार को निशाना बनाने वाले छात्र क्या सिर्फ मोहरा हैं? उनके पीछे चेहरा कोई और है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वोट बैंक के लिए दंगा आरोपियों के पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है? इन तमाम सवालों को लेकर महादंगल में पूछेंगे सवाल, लेकिन पहले इस मुद्दे को लेकर जो जुबानी जंग छिड़ी हुई है वो देखिए आप। सांपों के फन कुचले जा रहे हैं और तपोले बिलबिला रहे हैं। ऐसे देश विरोधी, धर्म विरोधी नारे लगाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। बीजेपी को तो सवाल क्यों खड़ा करना है? सरकार उनकी है, स्टेट में भी सरकार उनकी है, केंद्र में भी उनकी सरकार है और उनकी जुरिडिक्शन में सारी चीजें चलती है, तो जवाब तो वो देंगे। हमने क्या जवाब देना है? वो तो ऐसे नारों की कोई हिमायत नहीं कर सकता, लेकिन जिन लोगों ने नारे लगाए उनमें से क्या किसी एक को भी आपने गिरफ्तार किया? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ये नारे आपने अपने आप लगवाए? ये जेएनयू ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है। कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए। इस प्रकार के स्लोगन के पक्ष में मैं नहीं हूं। बताइए, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उसके अंदर मुर्दाबाद के कितने नारे लगते हैं? क्योंकि दोनों में कोई फर्क नहीं है। जब आप किसी को मुर्दाबाद कहते हैं और फलाना कब्र खुदेगी, देश में आप रहते हो, जिस देश ने आपको मान सम्मान दिया, जिस देश में रहकर आप अपनी जीविका चला रहे हो और उसी देश के प्रधानमंत्री को आप गाली देते हो है। अगर आपको इतना दिक्कत है, जाओ ना पाकिस्तान में रहो, अफगानिस्तान रहो, बांग्लादेश जहां मुस्लिम लोग हैं। मैं आपका परिचय कराती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान राजेश्वर मौजूद हैं, छात्र नेता हैं, एबीवीपी से जुड़े हुए हैं। और जरा राजेश्वर से ही जानते हैं, ये क्या हुआ कल? जी, शायद ये देश के सामने पहली घटना आ रही होगी, लेकिन जेएनयू कई बार ऐसे एंटी नेशनल एलिमेंट्स की वजह से न्यूज़ में आता रहा है। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ।
ये लोग उसी उमर खालिद, शर्जिल इमाम जो कि दिल्ली दंगों में शामिल थे, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, हमेशा से जेएनयू का, देश का नाम बेकार करने के प्रयासों में लगे रहते थे। ऐसे लोगों को कल जब बेल नहीं मिली तो उन एंटी नेशनल के समर्थन में कुछ एसएफआई, आइसा के लोग एकत्रित हुए। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जनवरी 2022 में जो ज्यादती हुई थी, छात्रों के हॉस्टल में जेएनयू में घुसकर छात्रों को पीटा गया था और तब ये सारे आरोप एबीवीपी के जो छात्र हैं उन पर लगे थे। वो कह रहे हैं हम तो उसी की याद में हर साल ये निंदा वाला कार्यक्रम रखते हैं और यही कार्यक्रम था। जी, जैसा कि 5 जनवरी की अगर बात में हम वापस जाएं तो मैं खुद उस 5 जनवरी का विक्टिम रहा हूं। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होने के नाते मेरे ऊपर जेएनयू कैंपस के आइडेंटिफाइड एसएफआई, आइसा के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। उसकी लिखित एफआईआर भी मैंने दर्ज कराई है, कैंपस में प्रोक्टोरल बोर्ड को भी दिया है। वो वीडियो एविडेंसेस सामने है कि 5 जनवरी को जो भी हिंसा हुई थी, जो भी दंगे हुए थे, जो भी कार्रवाई हुई थी, वो लेफ्ट के कार्यकर्ताओं के द्वारा जेएनयू के एबीवीपी और आम छात्रों पे हुई थी। बहस को अलग मोड़ पर ले बिल्कुल बिल्कुल। अब हम वापस आते हैं कल के घटना के यहाँ पर बैठकर नहीं कर रही हूँ कि उसके लिए कौन आरोपी है, कौन नहीं है, मामला कहां तक पहुंचा है, इसको लेकर भी जब मामला सुर्खियों में था तब खूब वार पलटवार हुआ था, लेकिन उसके बाद कोई कुछ नहीं जानता क्या हुआ। ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। बात यह है कि जो घटना हुई थी उसको लेकर हर साल वहां जेएनयू के अंदर इस तरीके का आयोजन होता है। अब उस आयोजन को ये कह देना कि साहब जो कोर्ट का फैसला आया ये उसके विरोध में इकट्ठा हुए थे, तो ये तो फिर फैक्चुअली रॉन्ग हो गया ना मामला। ये कह रही हूं मैं आपसे, इकट्ठा तो उसी के लिए हुए थे ना 2022 में जनवरी के अंदर, जो जेएनयू के हॉस्टल्स के अंदर घुसकर जेएनयू के छात्रों को मारा पीटा गया था, है ना? बिल्कुल। लेफ्ट का ये पहली बार का किस्सा नहीं है, ये हमेशा दोगले चरित्र में रहने की इनकी आदत है। इन्हीं लोकतांत्रिक मूल्यों का चोला ओढ़कर ये उसी लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास करते रहते हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए हमारे प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर के अगेंस्ट ऐसे इंसाइटिंग, मतलब मैं बोलूं राइटिस्ट ऐसे नारे दिए जाते हैं। अच्छा, ये विकास बिश्नोई हमारे साथ मौजूद है, छात्र नेता एनएसयूआई के। इनका रुख कर लेते हैं, हमारे साथ विकास बिश्नोई भी जुड़ गए। विकास, मुझे बताइए, जेएनयू जो है वो पढ़ाई का कैंपस है या फिर राजनीतिक एजेंडा चलाने का अड्डा बन गया है? जी, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे वित्त मंत्री और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी इसी यूनिवर्सिटी से आते हैं जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है। और जो अभी बीजेपी की मत बताइएगा कि एनआईआरएफ ने उसको देश की जिस तरीके से क्वेश्चन करेंगे मैं जवाब भी तो दूसरी सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी की रैंकिंग दी है। ये सारे फैक्ट्स मुझे पता है, एंड आई एम श्योर मेरे दर्शकों को भी पता है। मैं बस आपसे ये पूछ रही हूँ कि जेएनयू कैंपस पढ़ाई के लिए है या फिर राजनीतिक एजेंडा चलाने का अड्डा है, ये पूछ रही हूं मैं। जिस तरीके की नारेबाजी हुई है ना, उसके बाद ये सवाल बनता है, इसलिए सवाल पूछ रही हूं। जब आप पढ़ते हैं तो आप हक की लड़ाई की आवाज भी उठाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जितने भी यहाँ पे इस पैनल में छात्र जो लीडर हैं या जो एक्टिविस्ट बैठे हैं, वो सारे पीएचडी के शोधार्थी हैं या मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, लेकिन वो इसके साथ ही साथ जितने भी इस देश भर में इश्यूज है, स्टूडेंट से रिलेटेड हो या युवाओं से रिलेटेड हो, विकास के जो इश्यूज है उन पे बात करते हैं। तो ये पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में पार्टिसिपेट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और ये मुझे लगता है हर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। राजनीति में आप पार्टिसिपेट कीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप छात्र हैं तो आप अफीम चाट लीजिए और आप देश के मुद्दों से आंख मूंद कर सो जाइए, लिहाफ लपेट लीजिए, लेकिन मैं ये जरूर पूछूंगी कि लोकतंत्र में किसने अधिकार दिया है उकसाऊ नारेबाजी करने की, ऐसे नारेबाजी करने की जो आपत्तिजनक है, जो सीधे सीधे आप व्यक्तिगत तौर पर टारगेट कर रहे हैं, वो भी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को? इसका अधिकार तो किसी ने नहीं दिया ना। देखिए, नारे की बात की जाए तो 2016 में भी जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो ट्रायल चलाया था जेएनयू कैंपस के, बाद में मेन स्ट्रीम मीडिया को मुंह की खानी पड़ी थी कि 2016 में जो नारे का जो क्लिप बार बार मेन स्ट्रीम मीडिया, जी न्यूज हो या तमाम न्यूज चैनल इनके द्वारा चलाई गई थी, बाद में साबित हो गया था कि वो गलत थी। लेकिन आप जो ये भड़काऊ भाषण की या बयानों की बात कर रहे हैं, तो ये जो कल 5 जनवरी को जो एक प्रोटेस्ट का या गुरिल्ला ढाबा का कॉल जेएनयू की तरफ से दिया गया था कि किस तरीके से 5 जनवरी 2020 को, कि आज 6 साल गुजर गए हैं और बाहर इस कैंपस के बाहर से कुछ गुंडे आते हैं और इस कैंपस के छात्रों के साथ मारपीट करते हैं, उनको बुरी तरह से मारते हैं, जानलेवा हमला करते हैं, लेकिन आज तक, और उनमें जो फोटोज हैं जिसमें कोमल शर्मा नाम की एक एबीवीपी के कार्यकर्ता भी पाई जाती हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय से आती है, आज तक ना दिल्ली पुलिस, ना तमाम जो सुरक्षा से संबंधित एजेंसियां हैं, ना मेन स्ट्रीम मीडिया है,
आज तक उनका कुछ पता नहीं चला किस तरीके से बाहर से आकर इस कैंपस में। विकास आपको एक बात बोलूं मैं, आज जब आप मेरे शो पर आए ना, तो जब शो से वापस जाएं आप, तो ये शो जरूर देखिएगा आप। मतलब मैं आपसे 2026 पे बैठकर जो 5 जनवरी की घटना हुई है उसको लेकर सवाल पूछ रही हूँ। कभी आप 2016 में, एक सेकंड रुकिए, कभी आप 2016 में चले जाते हैं, कभी आप 2022 में चले जाते हैं, लेकिन जो हुआ है नहीं, लेकिन जो हुआ है उसको लेकर तो बाकायदा जेएनयू प्रशासन की तरफ से पुलिस को शिकायत दी गई है ना। जेएनयू, ये मैंने पहले ही बता दिया है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। आप देर से जुड़े हैं, आप देर से जुड़े हैं मेरे शो में, तो ये मेरी गलती नहीं है। नहीं 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 नहीं, आप शो देखिएगा। मैंने इसीलिए आपसे कहा, मैं राजेश्वर से बात कर रही थी और राजेश्वर से बात करते हुए ही मैंने इस बात को रेखांकित किया कि 2022 के अंदर जो जेएनयू कैंपस में हुआ था, हॉस्टल के अंदर छात्रों को जाकर जो पीटा गया था, उसी को लेकर सालाना यहाँ पर विरोध होता है। मैंने वो बात पहले कह दी थी, लेकिन आपके पास मुझे देने के लिए जवाब नहीं है। आपके पास मुझे देने के लिए जवाब नहीं है। इतना माहौल सर, इतना माहौल बनाने का यहाँ पर समय नहीं है ना, थोड़ा सा और क्रिस्प होना पड़ेगा। कोई बात नहीं, रुकिए, अब अपनी बारी का इंतजार कीजिए और मेहमानों को दिखाइए कौन कौन हमारे साथ मौजूद है। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता अनुराग झांडा हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक शुभ्रास्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैं अनुराग झांडा का रुख कर रही हूँ और जरा अनुराग से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये कौन सी आजादी है जो लोकतंत्र के अंदर इस तरीके से भड़काऊ नारे लगाने की इजाजत दे देती है। अनुराग, ये जो हुआ जेएनयू में, आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जिम्मेदारी अगर आप समझें या ये समझना चाहें कि बार बार क्यों हो रहा है ऐसा, तो मुझे लगता है इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार पुलिस है। जो पुराने जितने इंसिडेंट ऐसे हुए जिसका आप अभी भी जिक्र कर रही थी और जिस पे अभी बहस चल रही थी, उन इंसिडेंट में कौन करके गया, वो लड़के कौन थे जिन्होंने देश के खिलाफ नारे लगाए थे सालों पहले, आज तक हमको पता नहीं है। वो पकड़ में नहीं आए कभी भी, कौन थे, कहां से आए थे, कहां चले गए। फिर उसके बाद जब तोड़फोड़ हुई तब भी पता नहीं। सारी दुनिया को पता है कि किसने तोड़फोड़ की, फोटो सार्वजनिक हो रही हैं, लेकिन पुलिस पकड़ ही नहीं पाई कि किसने तोड़फोड़ की। तो इससे क्या, इससे ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उनका उत्साह बढ़ता है। कौन प्रश्न चिन्ह लगा रह गया और आज तक कोई सामने ही नहीं आ पाया किसने किया, किसने नारे लगाए नहीं पता, किसने तोड़फोड़ की नहीं पता। और आज एक बार फिर 2026 में बैठकर उत्साह बढ़ता है रोमाना जी ऐसे लोगों का। जी जी अनुराग, बात पूरी कीजिए अपनी। तो रोमाना जी, उससे उत्साह बढ़ता है ऐसे लोगों का, उससे इनका हौसला बढ़ता है कि भाई पकड़ में तो आना नहीं है। या फिर दूसरी बात बता दीजिए कि खुल के ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की शय है इन लोगों को, क्योंकि इस वक्त देश के अंदर जो माहौल है, अगर भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई नारे लगाता है और वो पुलिस के पकड़ में नहीं आता, ये तो बात गले नहीं उतरती है बिल्कुल भी। पुलिस पकड़ना नहीं चाहती है, ये हो सकता है। तो अगर इनको शय है भारतीय जनता पार्टी की, इसका मतलब ये जानबूझ के खुद लोगों को भेज के ये नारे लगवाते हैं और डिस्कोर्स चेंज करते हैं, डिबेट चेंज करते हैं। जब देश किसी मुद्दे पे, महत्वपूर्ण मुद्दे पे कोई डिस्कशन करना चाहता है, सवाल पूछना चाहता है, तो ये इस तरीके की नारेबाजी, इस तरीके की घटनाएं करवा के डिस्कोर्स चेंज करने का काम करते हैं। वरना एक कारण मुझे बता दीजिए, पूरे पैनल में से कोई भी बता दे कि क्या वजह हो सकती है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी नारेबाजी करके कोई पकड़ में ना आए। ऐसा कैसे हो सकता है रोमाना जी? मैं जवाब लेती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अजय आलोक, हमें शर्मिंदगी होती है, देश के प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री जो दुनिया भर में लोकप्रिय हैं, उनके लिए इस तरीके की नारेबाजी होती है। अभी पिछले दिनों रामलीला मैदान में उनके लिए इस तरीके की अभद्र, अविवादित, अमर्यादित बोल सुनाई पड़े। अब जेएनयू में उसी तरीके की अमर्यादित नारेबाजी मेरे प्रधानमंत्री के लिए होती है, देश के प्रधानमंत्री के लिए होती है, और वाकई में ये पीड़ादायक बात है। लेकिन यहां आप देखिए कैसे अब विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि बिना बीजेपी की शय के ये मुमकिन नहीं। बीजेपी की शय पर ये गंदा खेल खेला जा रहा है क्या डॉक्टर अजय आलोक? ये घृणित मानसिकता है और कुछ नहीं है, ये सिर्फ घृणित मानसिकता है। दंतेवाड़ा में जब हमारे 100 जवान शहीद हुए थे, इसी जेएनयू के महादेव स्टॉल के सामने उन जवानों के शहीद होने पे खुशी का इजहार किया गया था। इसी जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह किया गया था। राहुल गांधी से लेके सीताराम येचुरी हमारे बीच में नहीं रहे, एक एक लोग जाके इन लोगों का समर्थन कर रहे थे। देखिए रोमाना जी, सुंदरबन में भी कभी कभी वानर उत्पात मचाने आ जाते हैं, तो इन उत्पाती वानरों को खदेड़ना पड़ता है, और अब वही हो रहा है। जेएनयू प्रशासन ने पुलिस से बाकायदा शिकायत की है कि ये जेएनयू आचार संहिता के खिलाफ है,
इन उत्पाती वानरों की पहचान की जाए, इनको पकड़ा जाए। अब जब ये पकड़े जाएंगे, आप मेरे से लिख के ले लीजिए, उसी दिन हम लोग डिबेट कर रहे होंगे कि यह मानवाधिकार का उल्लंघन है। छात्र अपनी आवाज़ उठाएंगे तो छात्र को दबाया जाएगा, ये छात्रों को रोका नहीं जा सकता है, ये भी कहने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। और अभी कह रहे हैं कि बीजेपी की शय पे हो रहा है, बीजेपी की शय पे आतंकवादी पलते हैं। आतंकवादी छोड़ने हम लोग बोलते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को, दंगाइयों को हम बचाते हैं, ताहिर हुसैन जैसे आदमियों को, अनुराग ढांडा जी, मतलब जो मुंह में आया बक देंगे आप। उत्पाती वानर हैं, बिना डंडे खाए हुए। डॉक्टर जी आलोक, बकना आपको आता होगा, मैं जो भी बात बोलता हूं मैं तथ्य के साथ बोलता हूं। ठीक है, बकवास आप करते हैं, बकते आप हैं आलोक जी। अनुराग जी प्लीज संयम से, अजय जी प्लीज संयम से, प्लीज मेरी गुजारिश है, मुद्दे से भटक जाएंगे हम, प्लीज अपने शब्दों का कहीं ना कहीं थोड़ी मर्यादा रखिए प्लीज। अनुराग जी आप जवाब दे दीजिएगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अजय आलोक आपसे ही मेरा एक और सवाल है, और अनुराग ढांडा की तरफ से यह सवाल खड़ा किया गया था, इसका जवाब दर्शक मेरा जानना चाहेगा कि साहब इसी तरीके की वो अमर्यादित नारेबाजी जिसका भी आपने भी जिक्र किया 2016 में यही जेएनयू में हुई थी, क्या हुआ आज तक पता चल पाया वो किसने की थी? 2022 में यही जेएनयू था और यहां हॉस्टल्स के अंदर घुसकर, सोचिए जरा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स के अंदर घुसकर छात्रों के साथ मारपीट होती है। कितने सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे, लेकिन उसका दोषी आज तक कानून की गिरफ्त में आ पाए क्या? उसे सजा मिल पाई क्या? ये किसकी कमी है, ये किसकी चूक है? क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा सरकार से जिसका पूरा सिस्टम है? अजय आलोक। रोमाना जी, सबसे पहले ये जानिए कि जेएनयू में ये हरकतें आज से नहीं हो रही हैं। मैंने 2010 भी गिनाया जब दंतेवाड़ा में शहीद हुए थे जवान हमारे, मैंने 2013 भी गिनाया, आपने 2016 भी गिनाया, आज ये 2025 भी गिना रहे। यूनिवर्सिटी प्रशासन जब तक पुलिस को शिकायत नहीं करेगा, पुलिस यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आती है, ये एकदम नियम है। आज जब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने यह सख्त निर्णय लिया है कि नहीं ये जेएनयू आचार संहिता का उल्लंघन है, तो दिल्ली पुलिस ने इंक्वायरी शुरू की है, और यकीन मानिए ये बचेंगे नहीं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जब पुलिस इनको पकड़ेगी, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि जेएनयू के उपाध्यक्ष है उसमें है ऑलरेडी एक लड़की जिसकी शक्ल काफी क्लियर है, अगर उनको अरेस्ट किया जाएगा, धाराएं लगाई जाएंगी, तो ये क्या कहेंगे? दमन कर रही है मोदी सरकार, भाजपा दमन कर रही है, आवाज दबा रही है। आज इनसे पूछ लीजिए चैनल पे कि ये ऐसे ऐसे लोग अगर पकड़े जाएंगे तो क्या उनको समर्थन के लिए वापस खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे? ठीक है, मैं शुभ्रास्ता के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले अनुराग ढांडा जी से जवाब ले लेते हैं। और देखिए, जो यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है उसमें तो बाकायदा कुछ छात्रों के नाम तक लिखे हुए हैं, जो मैं पढ़कर आई हूँ स्टेटमेंट, उसमें कुछ छात्रों के नाम लिखे हुए हैं बाकायदा कि वो वहां पर मौजूद थे, और देखते ही देखते मामला जो है, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत नहीं दी गई उमर खालिद शर्जील इमाम को, उसको लेकर फिर वहां पर भड़काऊ आपत्तिजनक बयानबाजी शुरू हो गई, नारेबाजी शुरू हो गई। आइए अनुराग जवाब दीजिए, उसके बाद आ रही हूं शुभ्रास्ता। देखिए रोमाना जी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने अपने शब्द कहे हैं उसी पे इनको तौल लीजिए। ये कह रहे हैं कि नाम सार्वजनिक हो गए हैं, नाम सामने आया है। मैं कह रहा हूं कि जो तोड़फोड़ हुई थी जेएनयू में उसकी तस्वीर सामने आई है, भारतीय जनता पार्टी की है वो लड़की, और उसकी तस्वीर सारे देश ने देखी, सबने देखी। आज वो कहां है, उसको फांसी तोड़ी कि नहीं तोड़ी, उसको सजा दिलाई कि नहीं दिलाई, बता के जाएं आज आपके शो के ऊपर। और अगर नहीं दिलाई तो ये क्यों नहीं मान लिया जाए कि ये मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं, अपने कैरेक्टर खड़े करते हैं, खुद नारे लगवाते हैं। कंप्लेंट किसने की? एबीवीपी ने कंप्लेंट की जेएनयू के अंदर। डिसीजन किसने लिया? जेएनयू प्रशासन ने लिया, जिसके ऊपर इन्होंने कब्जा कर रखा आज के दिन में। और जांच कौन करेगा? पुलिस करेगी दिल्ली की, जो कि इनके अंडर आती है भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन जब इनके लोगों की तस्वीरें सार्वजनिक है जेएनयू के अंदर तोड़फोड़ करने की, उसमें आज तक इन्होंने सजा नहीं दिलाई। फिर ये कहते हैं कि हम पे आरोप लगाते हैं। अरे भाई, हम थोड़ी आरोप लगाते हैं। मध्य प्रदेश का आपका आईटी सेल का व्यक्ति जो है वो आईएसआई का एजेंट निकला था, हमने थोड़ी आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों को आप अपने पदाधिकारी बनाते हैं, हमने थोड़ी आरोप लगाया था। तो ये जो तथ्य निकल करके आते हैं, आईएसआई को बुला के आप हमारे एयरपोर्ट के ऊपर हमले की जांच कराते हैं, हम थोड़ी आरोप लगा रहे हैं। आपका चरित्र है, भारतीय जनता पार्टी की असली तस्वीर है जो सामने नजर आ रही है। अगर आप अपने ही लोगों से कंप्लेंट कराएंगे, खुद निर्णय लेंगे, खुद जरा लेकर आइए स्क्रीन पर शुभ्रास्ता। अच्छा एक सेकंड, मुझे अब 30 सेकंड देना पड़ेगा डॉक्टर अजय आलोक को, क्योंकि आपने इतने आरोप लगा दिए बीजेपी पर। आइए डॉक्टर अजय आलोक आ जाइए, शुभ्रास्ता बस आ रही है उसके बाद। रोमाना जी 10 सेकंड बस यही पूछ लीजिए इनसे कि वो लड़की मैं बस आपके अनुराग जी ठीक है, आपने पूछ लिया है, जवाब सुन लीजिए उनका प्लीज अनुराग जी, प्लीज अनुराग जी। आइए डॉक्टर अजय आलोक। दिल्ली पुलिस भारत सरकार के अंडर में 2014 से काम कर रही है। मैं फर्क बताता हूं क्या फर्क है, जानते हैं अनुराग ढांडा क्या फर्क हो गया? दिल्ली में हमारी सरकार आ गई,
कन्हैया कुमार पे केस चला सेडिशन का, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। 9 साल तक अरविंद केजरीवाल ने फाइल दबाए रखा और केस को क्लियरेंस नहीं दी ताकि वो न्यायालय में नहीं जा सके, ट्रायल पे नहीं जाने दिया था। ये है ये दो रंगा सियार, मैं ऐसे ही कहता हूँ, गलत नहीं बोलता हूँ, कप्टीवाल और पापी पार्टी। अरे फांसी चढ़ा 9 साल तक केस दबा के बैठ गए, कुंडली मार के बैठ गए, कन्हैया कुमार का फाइल क्लियर नहीं किया था। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे चुप रहिए आप, आपसे बड़ा रंगा सियार कोई नहीं है। टेररिस्ट को शरण देने वाले यहाँ बकवास चुप रहिए। ठीक है ठीक है ठीक है। दिल्ली में दंगा करवाने वाले आप बोलने के लायक अनुराग जांडा जी, डॉक्टर अजय आलोक, प्लीज जो गाली देके नेशनल जाता है, टेलीविजन पर बैठे हुए हैं आप लोग, थोड़ा मर्यादा का ख्याल रखिए। अरे भाई साहब, अपनी अपनी गरिमा बनाकर रखिए, संयम से, दर्शक आपको देख रहे हैं। अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी प्लीज आवाज कम कीजिए अनुराग जी की। शुभ्रास्ता को ले आइए मेरे साथ। शुभ्रास्ता, ये जो हो रहा है जेएनयू कैंपस में, आपको क्या लगता है ये स्टूडेंट्स को प्रॉक्सी बनाकर दरअसल राजनीति का खेल खेला जा रहा है सिरे से? देखिए, एक लिहाज से जो अजय आलोक जी ने जो बात कही वो बात सच है। जब तक जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन खुद जाकर के पुलिस को नहीं कहेगी, पुलिस अंदर एंटर नहीं कर सकती। मुझे एक बात क्लियर करती जाइए प्लीज शुभ्रास्ता, मैं आपसे ही जानना चाह रही हूँ, ये 2022 में भी जेएनयू प्रशासन की तरफ से पुलिस को शिकायत तो तब भी दी गई थी, अगर मैं गलत नहीं हूं, मुझे याद है तब भी शिकायत की गई थी जेएनयू प्रशासन की तरफ से, है ना? जी जी ठीक है, आ जाइए अपनी बात। अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, इस प्रश्न, ये जो पूरा का पूरा मामला है उसके मूल पे मैं जाना चाहती हूँ। देखिए, ये बात बार बार कही जाती है कि व्यवस्था से भाई विरोध की लड़ाई है। जी नहीं, ये विरोध बनाम विखंडन की राजनीति की लड़ाई है। दो ही पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है जो हर बार इस लफड़े के बीच में आते हैं, एक आईसा, दूसरा एसएफआई। मैं ये नहीं समझ पाती कि हमारे देश की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां एएसआई और एसएफआई पर शिकंजा क्यों नहीं कसती। आप सीपीआईएम से दिक्कत नहीं है, सीपीआई से दिक्कत नहीं है, दिक्कत इन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से है, जहां पर वैचारिक उग्रता का ऐसा पाठ पढ़ाया जाता है कि कोई सिटिंग स्टूडेंट आकर के बात करता है देश के टुकड़े करने की, मतलब आपको शिकंजा कसना पड़ेगा, और शिकंजा ऐसा कसना पड़ेगा कि सांस नहीं ले पाए। मैं बहुत ही ज्यादा जिम्मेवारी से बोल रही हूँ, वैचारिक रूप से भारत को विखंडित करने वाली राजनीति पढ़ाने वाले उन शिक्षकों का, उन तमाम स्टूडेंट्स का जो कि अधेड़ उम्र तक राजनीति करने के नाम पर पढ़ाई करते रहते हैं, इन सभी पे आपको शिकंजा कसना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, हम वैचारिक उग्रता को ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि भाई ये तो व्यवस्था के साथ लड़ाई का प्रश्न है, नैतिक उत्तरदायित्व नहीं होता है क्या उसका? ये संघर्ष रोमानी तब नहीं रह जाता रोमाना जी, जब समाज के परखच्चे उड़ाने वाली बात सिर्फ होती ही नहीं है। एक व्यक्ति जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं वो व्यवस्थित रूप से दंगे फैलाने का आरोपी है, उसकी वजह से शायद दिल्ली में 50 लोगों से ऊपर की जानें जा चुकी हैं। यहाँ पर बात सिर्फ आइडियाज के रोमांटिक एटमॉस्फेयर की नहीं हो रही है। तीसरी बात मैं करना चाहती हूँ, कौन से लोग हैं जो इनके केसेस लड़ रहे हैं? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ, मुझे इस पे सवाल नहीं उठाना कि उनका केस लड़ा जाना चाहिए या नहीं लड़ा जाना चाहिए। सवाल ये है कि क्या उनमें से कोई भी ऐसे व्यक्ति है जो कि पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं? अगर रखते हैं तो हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर फर्ज कीजिए कि अब तो खैर कपिल सिब्बल नहीं है इंडियन नेशनल कांग्रेस में, लेकिन अगर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में हो या आज समाजवादी पार्टी से वो रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी या इंडियन नेशनल कांग्रेस जहां पे भी वो हैं, उनके किसी भी व्यक्ति को बोलने का कोई हक नहीं होना चाहिए। ये मीडिया की भी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि फिर उन राजनीतिक दलों को मंच ही ना मिले जो ऐसे लोगों का केस लड़ रहे हैं, क्योंकि मामला सब जुडिस है और आप देश के कानून का सम्मान करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस देश में व्यवस्थाएं बनी रहें। आप नहीं चाहते कि इस देश में जो एक तानाशाह सरकार है वो व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर रही है, तो आप बनिए ना, साथ सामने आइए और इस चीज की लड़ाई लड़िए कि वैसे लोगों को हम मंच नहीं देंगे। तीसरी चीज, इसमें जो इंटरनेशनल एनजीओज का जो एक नेटवर्क की बार बार बात की जाती है, ये सारे वकील जो चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से कोई एमनेस्टी इंटरनेशनल का सदस्य बन के बैठा है, उसमें से कोई पीयूसीएल का सदस्य है, कोई एपीसीआर की सदस्यता है। तो हम इस नेक्सस पे बात नहीं करें तो बात कैसे आगे बढ़ेगी? और मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा स्टूडेंट एक्टिविज्म है जो देश के नॉर्थ ईस्ट को खत्म करने की बात करता है? आपने देखा आईसा या एसएफआई वालों ने कभी आपको बोला हो कि रोमाना जी हम बात करना चाहते हैं, हम एज ए लीडरशिप बात करना चाहते हैं कि शर्जील ने गलत बोला? हो सकता है मुझसे चूक हुई हो, मैंने होमवर्क नहीं किया हो, मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगी। क्या कभी आपने सुना कि इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि भाई शर्जील ने जो कहा हम उससे अपने आप को डिस्टेंस करते हैं? बल्कि उसके कहने के बाद उस मैं शर्जील का भी एक पक्ष रखना चाह रही हूं, उस बच्चे को मोहरा बना करके ये सारे लोग
बौद्धिक रूप से लंपटाई करते हैं, बौद्धिक आतंकवाद फैलाते हैं, पैनल्स पे पैनल्स ऑर्गेनाइज करते हैं कि भाई ऐसा बात करिए कि भारत, कश्मीर भारत का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं, नॉर्थ ईस्ट भारत का हिस्सा होना चाहिए नहीं। मैं फिर से बोल रही हूँ, बहुत जिम्मेवारी से बोल रही हूँ, ऐसे वैचारिक अमीबास को पनपने की, सांस लेने की जगह, पनपने की जगह नहीं मिलनी चाहिए। होगा अगर तानाशाही है ना इस देश में, लेकिन तो देखिए तानाशाही अब पूरी तरह से आप लागू जिस होगी। बात को समझ रही हैं उस बात को क्या सत्ताधारी पार्टी नहीं समझ रही है? अब सवाल ये तो मैं इतने गुस्से में क्यों बोल रही हूँ? नहीं, इसीलिए तो बोल आप रही इस हूँ। बात को समझ रही है ना, लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या इस बात को सत्ताधारी पार्टी नहीं समझ रही है? क्योंकि आपके निशाने पर आईसा है, आप आईसा और एसएफआई, आप वहां विचारधारा पर वार करने की बात कर रही हैं, लेकिन यहां जब राजनीतिक बयानबाजी होती है तो फिर राजनीति के केंद्र पर तो सीधे सीधे बीजेपी के नेता निशाने पर कांग्रेस पार्टी को ले रहे हैं, वो तो सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। सवाल मेरा यही है, क्या इसी राजनीति के चलते ये सारा का सारा मामला जो है वो ठंडे बस्ते में चला जाता है और जो देश के दुश्मन हैं वो अपनी विचारधारा के जरिए देश की जड़ों को खोखला करने की अपनी जुगत में लगे रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये लोग अपनी राजनीति में उलझे रहेंगे। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। फिलहाल जो आप कह रही थी उस पर अनुराग ढांडा कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, फिर मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। अनुराग जी आइए, कहिए। देखिए, मैं तो सिर्फ यही पूछना चाहता हूं कि ना तो आज तक ये पुलवामा बता पाए कि किसने किया, कहां गए वो, ना पहलगाम बता पाए कि किसने किया, कहां गए वो। अभी एक बहस छिड़ी हुई है जिसमें 5 साल से जो लोग अंदर हैं उनके ऊपर चर्चा चल रही है कि भाई उनको बाहर आने दिया जाए, नहीं आने दिया जाए, सच कहा झूठ कहा। 5 साल हो गए उनके ऊपर ट्रायल शुरू नहीं कर पाइए। दिल्ली देश की राजधानी, जब अमेरिका का प्रेसिडेंट यहां पे था उस वक्त दंगे होते हैं, 53 लोग मारे जाते हैं, लेकिन उसका कौन दोषी है उसको ये आज तक 5 साल हो गए ट्रायल शुरू नहीं कर पाए उसका। कितने शर्म की बात है, इससे ज्यादा और क्या शर्मिंदगी हो सकती है। और दूसरी तरफ एनएसए लगा के सोनम वांगचुक को जेल के अंदर बिठा रखा है, 100 दिन हो गए, अब तक ये नहीं पता कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। बाद की बात 1 साल तक जमानत नहीं मिल सकती उसको। महराज मलिक हमारा विधायक है जम्मू कश्मीर का, पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा के, कभी नहीं लगा किसी विधायक पे, चुने हुए प्रतिनिधि पे आज तक, पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा के बिना किसी सबूत के 2 साल के लिए अंदर डाल दिया, 2 साल जमानत नहीं हो सकती उसकी। तो जहां इनको पॉलिटिकली सूट करता है 1 मिनट में बंदे को पकड़ के बिना सबूत के जेल में डाल देते हैं, और जहां इनको पॉलिटिकली सूट करता है तो इनकी कार्यकर्ता की तस्वीर सार्वजनिक है जेएनयू में तोड़फोड़ करते हुए, आज तक उसको पकड़ के इन्होंने जेल के अंदर नहीं डाला, आज तक उसको सजा नहीं दिलाई। इसका मतलब ये सारी चीजें, ये नारेबाजी, ये सारी हरकतें भारतीय जनता पार्टी खुद कराती है। ये खुद ही कंप्लेंट करते हैं, खुद ही ड्रामा करते हैं, खुद ही बहस करते हैं। आज तक ये उसको पकड़ के अंदर नहीं कर पाए, ये इनकी पोल खुल रही है। नहीं, जो आप आरोप लगा रहे हैं, डॉक्टर अजय आलोक को इस पर जवाब देना चाहिए। शुभ्राष्टा, 1 सेकंड, डॉक्टर अजय आलोक के पास मुझे जाना होगा। डॉक्टर अजय आलोक, यहाँ जो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं उसके हिसाब से राजनीति चीजों को खराब नहीं कर रही है, बल्कि उनके हिसाब से जो सत्ताधारी पार्टी की राजनीति है उसकी वजह से सिस्टम खराब हो रहा है। डॉक्टर अजय आलोक सीधे निशाने पर बीजेपी को ले रहे हैं। आज ये देखिए, संविधान की दुहाई देने वाले आज ये क्या कह रहे हैं कि आज बहस उस बात पे चल रही है कि कोई व्यक्ति 5 साल से बंद है, उसको बेल क्यों नहीं हो रही। लगता है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं पढ़ा कि क्यों बेल नहीं मिलेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा से ऊपर कुछ नहीं होता, सजा क्यों नहीं दिलाई, मौलिक स्वतंत्रता भी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आप आप चुप रहिए, बीच में मत बोलिए। हाँ ठीक है, डॉक्टर अजय आलोक को मेरे साथ ले आइए। ठीक है, डॉक्टर अजय आलोक की आवाज बढ़ा दीजिए। डॉक्टर अजय आलोक का समय, सर जवाब दीजिए। मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, पुलवामा हो या पहलगाम, करने वाले अल्लाह को प्यारे हो गए और आगे भी प्यारे होते रहेंगे। उसमें हमें कोई दुरेज नहीं है। हमारी सेना ने घुस के मारा है, नहीं दिखता है तो ना दिखे आपको, आंख फूट गई है आपकी। और ये जो सहानुभूति करते हैं ना, ये जो अभी शुभ्राष्टा कह रही थी, जो सहानुभूति देते हैं आप लोग, कवर फायर देते हैं, जिसको कहते हैं कि बौद्धिक कवर फायर देना ऐसे लोगों को कि वैचारिक लड़ाई है। कोई वैचारिक लड़ाई नहीं है। आप देश से शत्रुता कर रहे हैं, आप देश से शत्रुता कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति कहेगा भारतीय होके कि मुझे चिकन नेक काटना है, वो व्यक्ति भारतीय नहीं है, वो देशद्रोही है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में बैठ के बोलता है कि 7 सिस्टर्स को हम मिला लेंगे, और ये व्यक्ति भी वही बात बोलता है। और ये शार्जिल इमाम को बेल मिलनी चाहिए, और उसके समर्थन में जेएनयू में नारे लगेंगे। जो उसके समर्थन में जेएनयू में नारे लगाता है देशद्रोह का काम करता है, और ऐसी धाराओं में बुक होंगे वो लोग। ठीक है, इस देश के प्रधानमंत्री को कोई कब्र में भेजने की बात करेगा, गृह मंत्री को कब्र में भेजने की बात करेगा, वो देशद्रोह के समान है, ये जान जाइए आप। ठीक है, सेडिशन का कानून हमने खत्म किया है, ठीक है, इसी भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने खत्म किया है, लेकिन साथ के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं होगा हमें। ठीक है,
तो और ये काम दिल्ली पुलिस सब करेगी। ठीक है, विकास और बिश्नोई, एग्जीक्यूशन इसलिए फास्ट छात्र होगा आंदोलन में क्योंकि अब केजरीवाल नहीं है यहाँ पे। नहीं चलेगी। रोमाना जी, विकास मुझे बिश्नोई, गलत कोट किया गया है सर ठीक मुझे है, आप गलत 30 कोट सेकंड किया ले गया, लीजिए, मुझे आप जवाब बता देना। दीजिए कि आप गलत कोट किया है, 30 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद मैं मुझे 10 विकास सेकंड में, बिश्नोई के पास आना। सिर्फ 10 सेकंड में, प्लीज सिर्फ शुभ्रास्ता प्लीज इंतजार कर मैं लीजिए सिर्फ अपनी 10 बारी सेकंड का। में बारी बारी जवाब सबके दे पास आ दूंगा। रही है। जल्दी से अनुराग जी आइए। मैं सिर्फ 10 सेकंड में अपनी बात कह रहा हूं। इन्होंने मुझे गलत कोट किया, मैंने किसी की जमानत की वकालत नहीं की। मैं कह रहा हूं 5 साल हो गए दिल्ली के दंगों के आरोपियों को सजा क्यों नहीं दिलाई, ट्रायल क्यों नहीं शुरू कराया। यहाँ पे कहा ये मिसकोट कर रहे हैं कि मैं किसी के लिए जमानत मांग रहा हूं। हम लोग उस पर बहस कर मांग रहे होगे जमानत, अपनी बातों से भागिए मत। मांग रहे होगे जमानत। आपकी बौद्धिक आतंकवादी हैं आप लोग, बौद्धिक आतंकवादी हैं आप लोग। आपका पॉइंट चला गया है दर्शक के पास। विकास बिश्नोई को ले आइए। आपकी वजह से जेएनयू पे हमला करने वाले लोग बाहर घूम रहे हैं। ठीक है, आप दूसरों को आरोप मत लगाइए। ठीक है, हो गया है। विकास बिश्नोई, मतलब ये जो छात्र आंदोलन की आड़ में राजनीतिक स्क्रिप्ट है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विकास बिश्नोई जी, मैं सबसे पहले तो कुछ सवालों का जो बाकी पैनलिस्ट ने कहा उनका जवाब देना चाहूंगा। सुब्रस्ता ने कहा कि अधेड़ उम्र के लोग, मैं सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि जो एजुकेशन सिस्टम इंडियन एजुकेशन पॉलिसी ने बनाया है उसमें 30 साल तक पीएचडी होती है अमूमन। अधेड़ उम्र में आप ये जो आरोप लगाते हैं, बार बार जेएनयू को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और देखिए देखिए अपनी मैं आपकी बात शांति से सुन लीजिए, विकास को सुन लीजिए, इसके बाद आपके पास आपने अपने आर्ग्यूमेंट रख दिए, आपने अपने आर्ग्यूमेंट रख दिए, अगर आपने सुनने की शक्ति नहीं आवाज बंद कीजिए। सब पैनलिस्ट की आवाज बंद कीजिए। किसी की आवाज नहीं जा रही है, सिर्फ मेरी आवाज जा रही है। शुभ्रास्ता, विकास बिश्नोई से मैंने सवाल पूछा है, उनका जवाब सुन लीजिए। उन्होंने आपकी पूरी बात सुनी, जवाब में आपके पास आऊंगी तो और आप जवाब दे दीजिएगा। आप जवाब दे दीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले विकास बिश्नोई को सुनिए। विकास आइए, अपनी बात रखिए। और ये जो उत्पाती वानर की बात की इन्होंने, कौन से उत्पाती वानर थे? तो जेएनयू में आए, उन्होंने हिंसा फैलाई, उन्होंने मारपीट की छात्रों के साथ। कुछ दिन पहले कुलदीप सेंगर को जो जमानत मिली थी, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने वापस रद्द कर दिया था। उनके सपोर्ट में जाने वाले लोग कौन से उत्पाती वानर थे वो लोग? और ये जो बार बार बेल की बात की जाती है, तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि राम रहीम को बेल हर महीने क्यों मिल जाती है? जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, जैसे आप जिनकी बात कर रहे हैं, इनको बिना ट्रायल के 5-5 साल 6-6 साल अगर जेल में रखा जाएगा तो ये तो उनके लिए इम्प्रिजनमेंट, ये तो उनके लिए सजा ही करार दे दी गई है। आप 6 साल से किसी को बेल नहीं दे रहे हैं। अब ठीक है, आप ट्रायल शुरू कीजिए, उनको कन्विक्ट कीजिए, तभी तो उनको सजा दे पाएगा। अब 6 साल तक उन्होंने बिना किसी कन्विक्शन के आप उनको सजा दे रहे हैं। ये सबसे पहला सवाल है मेरा सरकार से भी है कि मेरी चर्चा नहीं है, जमानत नहीं मिली, मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, आज मेरा ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा बड़ा क्लियर है कि जेएनयू में जो नारेबाजी हो रही है, आप अदालत का जो फैसला है उससे असहमति फैसले से आप जता सकते हैं, लेकिन कानूनी दायरे में। लोकतंत्र आपको यह अधिकार देता है, लेकिन लोकतंत्र में भड़काऊ नारेबाजी, हिंसात्मक नारेबाजी, इसका अधिकार किसी को नहीं है। और सवाल मेरा यही है कि बावजूद इसके ये हिंसात्मक नारे क्यों लगाए गए, ये मेरा मुद्दा है। प्लीज इसी पर रहिए। और इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि क्या छात्र आंदोलन जो है वो राजनीतिक प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं? अब देखिए, ये किसको लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं? जो वर्तमान सरकार है, ये पिछले जो 2014 के बाद से लगातार इस कैंपस को टारगेट करके अपने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए बार बार इस कैंपस को टारगेट करती है, यहाँ के स्टूडेंट्स को टारगेट करती है, क्योंकि इसको हर बार जेएनयू को फोकस करके बाकी इश्यूज को भड़काना होता है। लोकसभा से लेकर विधानसभाओं तक कैंडिडेट बनते हैं, टिकट पाते हैं। आपको लगता है या सरकार को लगता है, कानून को लगता है कि नारे भड़काऊ है या नारे भड़काऊ पहले भी लगाए गए हैं, तो उनको कानून के तहत सजा दी जाएगी। तो आप जो जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो फाइल की गई है, या जो वसंत कुछ थाने को जो रिपोर्ट दी गई है, नोटिस दिया गया कि आप इस पर संज्ञान लीजिए, तो वो संज्ञान लेंगे। आज तक जिन्होंने जो संज्ञान लिया है किसी भी मारपीट की, हिंसा की, आज तक सरकार की तरफ से ना कोई कार्रवाई हुई है, ना दिल्ली पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई है। जितनी भी एबीवीपी की तरफ से गुंडागर्दी हुई है उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है। तो ये साफ बात है कि सरकार की नाकामी है जो तमाम चीज। ठीक है, शुभ्रास्ता के पास चलेंगे हम। शुभ्रास्ता है हमारे साथ, जरा शुभ्रास्ता को ले आइए स्क्रीन पर। जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई बहुत जल्दी ट्रायल करा देना चाहिए। क्यों जल्दी ट्रायल कराना चाहिए भाई? देरी बिल्कुल होनी चाहिए। आपके यहाँ जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, जो न्यायिक प्रक्रियाएं हैं, उसी के तहत धीरे धीरे मामला चल रहा है, चलने दीजिए ना।
अगर जल्दी से जल्दी त्वरित कार्यवाही की जाएगी तो सबसे पहले आप ही लोग उछल करके करेंगे, हाय इसको नायक बना दिया, हाय देखो इस व्यक्ति को फांसी पे चढ़ा दिया, पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं किया। तो डिले तो होगा, डिले होना इसलिए भी चाहिए क्योंकि बहुत तीव्रता में दिए गए बयान थे ये। ठीक है, ठहरने दीजिए, समझने दीजिए कि किस तरीके की भूल, ये भूल नहीं थी, ये पाप था, ये देश के साथ किया हुआ पाप था। के खिलाफ भी और रास्ता मैंने अभी विकास को भी कहा था कि मेरा मुद्दा आज का जमानत मिली नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, ये मुद्दा नहीं है। मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगी कि जो नारे लगे हैं विवादित, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, आप भी उसी पर अपनी बात सीमित करें। आइए प्लीज आइए। रोमाना जी, मैं वहीं पे सीमित हूँ। बाकी आपके दूसरे पैनलिस्ट जो हैं, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से आ रहे हैं, वो यहाँ वहां उछल रहे हैं, वो राम रहीम को लेकर के आ रहे हैं और उनको आप लगातार निर्बाध बोलने दे रही हैं। मैं भी वहीं पर टिकी हुई हूँ। शर्जील इमाम को या उमर खालिद को खूब धीरे 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 ही कानूनी प्रक्रियाएं आगे चलनी चाहिए। वो आराम से समझे कि उन्होंने देश के साथ क्या किया है। चलनी चाहिए, लेकिन 2016 जो जेएनयू के अंदर भारत तेरी कब्र खुदेगी इंशाअल्लाह वो नारे लगे, उस मामले में तो कोई तस्वीर साफ हो जाती ना, किसने लगाए। 2022 जो जेएनयू के अंदर मारपीट हुई थी, छात्रों को निशाने पर लिया गया था हॉस्टल के अंदर घुसकर, उस मामले में तो कोई कार्रवाई हो जाती, पता चल जाता किसने किया। या उसमें भी धीरे धीरे होना चाहिए, इतना धीरे धीरे होना चाहिए कि हम लोग। जी मैंने तो इसकी बात ही नहीं की, मैंने तो बहुत स्पष्ट बोला तो मैंने शर्जील इमाम और उमर खालिद की बात की। तो इसीलिए बात कह रही रही कि शर्जील इमाम और होनी उमर चाहिए, खालिद उसके लिए हमारे मैडम हमारे जुडिशियल सिस्टम को बदलना पड़ेगा। वो बदलाव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कर सकती। लेकिन सवाल यही है ना, सवाल घूमकर शुभ्रता यही आ रहा है कि अगर 2016 और 2022 में जो हुआ उसको लेकर अगर एक्शन हो जाता तो शायद 2026 में आज हमें ये नारे नहीं सुनने के लिए मिलते। हमारे नियो भगत सिंह शुभ्रता मुद्दा तो ये है कि 2016 और 2022 में जो हुआ, अगर उस मामले में एक्शन वक्त पर ले लिया गया होता तो शायद आज 2026 में बैठकर इस मामले पर हमें यहाँ बहस नहीं करनी पड़ रही होती ना। मुद्दा तो ये भी अब पहले तक चले ना। मुद्दा तो ये भी है कि कश्मीर में जिस तरीके से कश्मीर पर चली जाओ, अब मेमन पर चली जाओ, अब थोड़ी देर में अफजल पर चले जाना, उससे कुछ हासिल नहीं होगा ना शुभ्रता, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। तर्क दीजिएगा तो वापस मैं तर्क सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ ना यहाँ पर। मैं बार बार चाह रही हूँ कि मेरे हिसाब से यही तर्क है। मैं बार बार अपनी चर्चा को डीरेल नहीं होने देना चाहती हूँ। आप चर्चा को डीरेल कर रही हैं, आप गलत समझ रही हैं। मैंने तो देखिए विकास को भी टोका था, मैंने तो विकास को भी टोका, वो मुद्दे पर आ गए। आपको भी मैं उसी बात को लेकर टोक रही हूँ। से कोई क्यों नहीं बैठा है? नहीं, मेरे साथ देखिए सीपीआई के नेता आ गए, भालचंद्र कांगो जी सीपीआई के नेता हैं और वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भालचंद्र जी, ये जेएनयू में जिस तरीके के नारे लग रहे हैं, किसकी शय पर ऐसे नारे लग रहे हैं सर? ऐसे विवादित नारे किसकी शय पर? भालचंद्र कांगो, देखिए आई एम नाउ 75, लेकिन मेरे को मेरे कॉलेज के दिन याद आते हैं। यूथ और रिबेलियन ये बहुत साथ में जाता है। कोई भी अन्याय होता है तो यूथ तुरंत रिबेल करता है और ये रिबेलियन का मैसेज है। आज जेएनयू को लेकर पॉलिटिक्स हो रहा है। जेएनयू दिल्ली में है और दिल्ली में जेएनयू के ऊपर लेफ्ट का कब्जा है और लेफ्ट को नाकाम करने के लिए कोशिश की जा रही है। उसके लिए जेएनयू में इंटरफियर किया जा रहा है और जेएनयू को बदनाम करने के लिए पूरी साजिश की जा रही है। सर नारे जेएनयू वाले लगाए हैं, नारे जेएनयू वाले लगाए और उसको आप ये कह दो कि साहब युवा क्रांति करता है। सर लोकतंत्र में तो बाकायदा डिफाइंड है ना, आप कैसे असहमति जता सकते हैं, कैसे विरोध कर सकते हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा छूट तो नहीं दी जाएगी कि आप अराजकता फैलाने लगे, और जब आप अराजकता फैलाएं तो फिर आप ये कह दें कि साहब ये जानबूझकर बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। अब ये तर्क बल्कि कुतर्क ये भी नहीं चलेगा आपका। इसीलिए मैं पूछ रही हूं भालचंद्र कांगो जी कि आखिरकार ये छात्रों के जरिए कौन अपनी पॉलिटिकल जो हित है उसको साधने की कोशिश कर रहा है? देखिए, छात्रों के जरिए कर रहा है ये मैं मानता नहीं हूं। छात्र जो है रिबेलियन रहते हैं, छात्र जो है हमेशा अथॉरिटी के खिलाफ बात करते हैं और इसको नजरअंदाज किया नहीं जा सकता। मैं जब छात्र था तो कितने बार तो भी जेल में गया था, गवर्नमेंट के खिलाफ मैंने एजिटेशन किया था, लेकिन किसी ने मुझे देशद्रोही नहीं बनाया था। अभी तो नया स्टाइल शुरू हो गया है कि जो सरकार के खिलाफ बात करेगा वो देशद्रोही है।
एंटी नेशनल है। भालचंद्र कांगो जी, क्योंकि ये यहाँ चलेगा सरकार नहीं, है, ये चलेगा क्योंकि नहीं। यहाँ पर मोदी शाह है, इनके खिलाफ नारे लगाए तो आप उसका समर्थन कर रहे हैं। कल को कोई अरे और सड़क इमरजेंसी पर में- उतरेगा और इमरजेंसी में किसी हमने और इंदिरा के गांधी खिलाफ के खिलाफ नारे उतरकर, लगाए अरे थे। रुकिए आप, मेरी बात सुनिए ना, किसी और के खिलाफ उतरकर कोई नारे लगाएगा वो भी बर्दाश्त होगा आपको? बताइए मुझे। मैं बताता अगर हूं। कल को उतरकर कोई किसी और समुदाय के खिलाफ, किसी और के खिलाफ ऐसी हिंसक नारे लगाने लगे, उसका समर्थन करेंगे आप? नारे करेंगे हिंसक आप? नहीं होते, ये नारे के बाद जो कार्रवाई होती है वो हिंसक होती है। आप समझ लीजिए, नारेबाजी और हिंसा ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये इसको आप समझ लीजिए। पहले बार मैं भी यूथ था, मैं भी स्टूडेंट था, सर, और नारेबाजी और हिंसा जो अलग अलग समझने का आप मुझे पाठ पढ़ा रहे हैं, उकसाऊ नारेबाजी भी सर एक टर्म होती है, आप भी इस बात को समझ लीजिए। और कैसे भड़काऊ नारों के जरिए बड़े बड़े कांड इस देश में हुए हैं सर, ये मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा उम्र में भी और अनुभव में भी बड़े हैं सर। ये मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं। इसीलिए मैं कह रही हूं कि जो दलीलें आप दे रहे हैं सर, वो बहुत कमजोर दलीलें आप दे रहे हैं यहाँ पर। आइए डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक आइए, एक सेकंड सर प्लीज। डॉक्टर अजय आलोक को सुन लीजिए, दोबारा आ जाऊंगी आपके पास। आइए डॉक्टर अजय आलोक। सॉरी, नहीं, हमारे कम्युनिस्ट मित्र बुजुर्ग हैं, 75 साल की उम्र हो गई। इमरजेंसी में इन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ नारे लगाए थे, ठीक है, आपने लगाए थे। आपने कभी ये नारे लगाए, इंदिरा तेरी कब्र खुदेगी? क्या आपने ये नारे लगाए, भगवा भगवा जल के रहेगा, जल के रहेगा? और ऐसे नारे लगाने वाले स्टूडेंट रिबेलियन होते हैं। ये जेएनयू ही ऐसी जगह है जहां पे गाजा फिलिस्तीन के भी मुद्दे और गाजा फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगते हैं। क्या स्टूडेंट यूनिवर्सिटी इसके लिए बनी है? चिकन नेक काटने की बात जेएनयू में होती है, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी इसलिए बनती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की दंगों की प्लानिंग जेएनयू में बैठ के होती है, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी इसलिए होती है। जॉर्ज सोरोस की फंडिंग, एमनेस्टी इंटरनेशनल की फंडिंग जेएनयू के स्टूडेंट्स यूनियन की होती है, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी इसलिए होती है, ऐसे ऐसे रेबेलियन पैदा करने के लिए। बिल्कुल देश भर के मुद्दे, कश्मीर का मुद्दा जेएनयू में उठता है, कश्मीर की आजादी लेकर रहेंगे। ये स्टूडेंट हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, समय मेरे पास आप लोग इतना ऐसा ही है। क्या? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 71 से लेकर अभी तक आप सभी का आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती है कि जो विश्वविद्यालय हैं विचारों के केंद्र होते हैं, लेकिन समझना इस बात का जरूरी है कि साहब विश्वविद्यालयों के अंदर संवाद हो, पर संवाद ऐसा ना हो कि वो सीधे सीधे टकराव की तरफ जाए और इस तरीके के हिंसात्मक भड़काऊ नारे लगे जिससे समाज का हित नहीं बल्कि अहित हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ आज जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।